हेलो नमस्कार दोस्तों एवं साथियों, आप सभी का पीटीएफ परिवार में स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है। तो हम लोग अभी जो देखने वाले हैं क्लास वो है प्राचीन भारत का इतिहास है। और बात करें तो पूरे जो संपूर्ण प्राचीन का इतिहास है जिसका 150 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। और ये बहुत ही वीवीआई है आपके लिए, एग्ज़ाम के लिए रिवीजन का क्लास है ये वाला। तो देखेंगे यहाँ पे जो महत्वपूर्ण बिंदु है जहाँ से प्रश्न पूछने की प्रबल संभावना रहती है, जो मुख्य जो पॉइंट है उसी पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो आप कह सकते हैं ये महामैराथन का क्लास जो है आपके एग्ज़ाम के लिए ही स्पेशली 69 बीपीएससी को टारगेट किया गया है। और ये आपको टोटल संपूर्ण प्राचीन भारत के इतिहास से ही इसमें आपको पॉइंट सारे के सारे मिलेंगे। ठीक है, तो 150 से प्रश्न है। तो चलिए हम लोग इस पर एक बार नज़र डालते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम लोग। देखिए पहला क्वेश्चन की अगर बात करें तो देखेंगे महावीर और बुद्ध दोनों, कहता है कि महावीर और बुद्ध दोनों ने उपदेश दिया था कहाँ पे भाई? पूछा जा रहा है कि महावीर और बुद्ध दोनों ने उपदेश दिया था कहाँ पे? तो देखिए मगध नरेश थे बिंबिसार के शासनकाल में। मगध नरेश बिंबिसार के शासनकाल में ऐसे हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार। और कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध का बहुत ही प्रिय मित्र थे। प्रिय मित्र थे कौन? ये बिंबिसार हो जाते हैं। ठीक है, और इन्हीं के पुत्र होते हैं जिनका नाम रहता है अजातशत्रु। अजातशत्रु के ही शासनकाल में जो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन होता है राजगृह में, इसी हर्यक वंश के सम्राट रहते हैं। ठीक है, तो अगला देखिएगा हम लोग प्रश्न पूछा जाता है कि जैन धर्म के त्रिरत्न बताइए। त्रिरत्न कौन से हो जाते हैं? त्रिरत्न और त्रिपिटक दोनों में अंतर हो जाता है। जब त्रिरत्न की बात आएगी तो त्रिरत्न जो हो जाते हैं ये आपको जैन धर्म से संबंध हो जाते हैं, और जब त्रिपिटक की बात आएगी तो उसका संबंध आपको बौद्ध धर्म से हो जाता है। ठीक है, कहता है कि जैन धर्म के त्रिरत्न है भाई कौन सा? तो देखिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण हो जाता है। यह त्रिरत्न है। तीन चीज़ें याद रखिएगा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण हो जाता है, इसी को त्रिरत्न कहा जाता है। ठीक है, अगला कहता है कि जैन धर्म दो भागों में बट गया। जैन धर्म दो संप्रदायों में बट जाता है, एक का नाम श्वेतांबर होता है और दूसरे का नाम दिगंबर होता है। श्वेतांबर जो होते हैं श्वेत वस्त्रों का धारण करते हैं, सफ़ेद जो उजला वस्त्र होता है उसको धारण करते हैं। लेकिन जो दिगंबर होते हैं वो नग्न अवस्था में रहते हैं। जो दिगंबर होते हैं वो नग्न अवस्था में रहते हैं। श्वेतांबर जो हैं श्वेत वस्त्र का धारण करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, कहता है कि श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो श्वेतांबर जो संप्रदाय है उसके संस्थापक हो जाते हैं स्थूल भद्र, नाम रहता है इनका। ठीक है, स्थूल भद्र हो जाते हैं। अगला देखिएगा, कहता है यहाँ पे कि दिगंबर के संस्थापक कौन हो जाते हैं? दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक भद्रबाहु हो जाते हैं। कौन होते हैं? तो भद्रबाहु हो जाते हैं, याद रखिएगा। कहता है कि जैन तीर्थंकर की जीवनी का उल्लेख किसमें लिखा गया है? जैन तीर्थंकर के जीवनी का उल्लेख के बारे में अगर पूछा जाए कि किसमें होता है तो इसकी चर्चा और इसका वर्णन आपको कल्पसूत्र में मिलता है। किसमें? तो कल्पसूत्र में हो जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। पूछा जा सकता है कि कल्पसूत्र का रचना किसने किया था? कल्पसूत्र की रचना किसने किया था बताइए। तो ये कौन हो जाते हैं? तो ये हो जाते हैं भद्रबाहु हो जाते हैं। कौन हो जाएंगे? तो भद्रबाहु हो जाते हैं। कहता है कि जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो जैन साहित्य को आगम के नाम से जानते हैं। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिएगा, कहता है यहाँ पे, कहता है कि प्रथम जैन सभा का जो आयोजन होता है कहाँ पे होता है? तो अगर प्रथम की बात कर दिया जाए तो देखिएगा यह पाटलिपुत्र में होता है। प्रथम जैन संगीति पूछा जाता है और बीपीएससी में बार बार पूछा गया है कि बताइए प्रथम और द्वितीय जो होता है, उसी तरह बौद्ध संगीति के आयोजन उसके चारों के बारे में पूछा जाता है। कौन सा सम्राट थे, उसमें कौन अध्यक्ष थे, कहाँ पे होता है, ये सब याद रखिएगा। कहता है कि प्रथम जैन संगीति जो हुआ था 300 ईसा पूर्व में, 300 BC में जो हुआ था, कहाँ पे हुआ था? तो देखिए पाटलिपुत्र में होता है, यही पाटलिपुत्र में होता है। और अध्यक्षता किसने किया था? तो देखिए स्थूल भद्र हो जाते हैं इनके समय में। बात अगर द्वितीय जैन संगीति की आती है, यानी कि दूसरी जैन संगीति की आती है, तो ये बलभी में होता है। बलभी कहाँ? तो गुजरात में होता है और ये 512 ईस्वी की बात है। ठीक है, देखिए बलभी में होता है और बलभी की बात करेंगे तो ये देखिए गुजरात में है।
ठीक है, गुजरात में हो जाता है। और इसके जो अध्यक्ष हैं जिनका नाम है देवर्धि क्षमा श्रवण नाम हो जाता है, याद रखिएगा। क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में यह संपन्न हुआ था। दूसरी जैन संगति हुआ था, ठीक है। कहाँ पे हुआ था? तो दूसरी बल्लभी में होता है। और पहला की अगर बात कर दिया जाए तो पाटलिपुत्र में हो जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। पहला का अध्यक्ष भी पूछा जाता है, तो पहला का आपको याद होगा स्थूलभद्र हो जाते हैं। जब द्वितीय की बात हो जाएगा तो कौन हो जाएंगे? देवर्धि क्षमा श्रमण नाम हो जाता है इनका। इन्हीं की अध्यक्षता में जो द्वितीय जैन संगति हुआ था यही संपन्न हुआ था। इसी तरीके से पहला और दूसरा याद रखिए, पहला पाटलिपुत्र और दूसरा बल्लभी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला देखिए, कहता है कि आजीवक संप्रदाय का संस्थापक बोलिए कौन है? आजीवक यानी कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात करेंगे तो वहाँ पे 6 नास्तिक संप्रदायों का उल्लेख मिलेगा, ठीक है। जहाँ पे कहता है कि बताइए आजीवक पंथ का या संप्रदाय का प्रवर्तक कौन थे भाई? तो मक्खली गोसाल हो जाते हैं। कौन होते हैं? मक्खली गोसाल। और पता है मक्खली गोसाल महावीर के बहुत ही अच्छे मित्र थे और उनके यानी कि जो विचार थे उनसे बहुत ही ज़्यादा ये प्रभावित भी थे। कहता है कि भागवत और वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन हो जाते हैं? भागवत और वैष्णव धर्म के प्रवर्तक के बारे में देखेंगे तो इसके प्रवर्तक कौन होते हैं? तो कृष्ण हो जाते हैं, ठीक है, कृष्ण हो जाते हैं। अगला देखिएगा, कहता है यहाँ पे कि श्रीमद् भगवत गीता, ठीक है, भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता किसने लिखी थी? लिखी गई थी किस भाषा में? तो देखिए संस्कृत में होता है, ठीक है। और भक्ति आंदोलन का प्रारंभ जो होता है, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ ये अलवार संतों के द्वारा किया जाता है, ठीक है। किसका? तो भक्ति आंदोलन का जो प्रारंभ है अलवार संतों के द्वारा प्रारंभ किया जाता है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, कहता है यहाँ पे कि सूफी धर्म आंदोलन का विकास कब हुआ? सूफी धर्म आंदोलन का विकास कब हुआ? तो ये देखिएगा ये 9वीं सदी में हो जाता है, याद रखिएगा, सूफी धर्म आंदोलन का, ठीक है। और इस्लाम धर्म का संस्थापक कौन है भाई? इस्लाम धर्म के संस्थापक की बात करेंगे तो हज़रत मोहम्मद साहब हो जाते हैं। इनका जन्म आपको देखेंगे तो 570 ईस्वी में मक्का में होता है, ठीक है, 570 ईस्वी में मक्का में होता है। इस्लाम धर्म के जो प्रवर्तक हैं, जो संस्थापक हैं, जिनका नाम हज़रत मोहम्मद साहब होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिएगा हम लोग। अगला सवाल है हम लोगों का कि हज़रत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुआ था? कहता है कि ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुआ था? तो देखिए 600 ईस्वी में एक हीरा नामक गुफा होता है, उसी में उन्हें ये ज्ञान की प्राप्ति मिली थी। कहाँ? हीरा नामक गुफा में, ठीक है। और अगला जो सवाल है हिजरी सम्मत की शुरुआत, कहता है कि हिजरी सम्मत की शुरुआत कब हुआ था? तो ये देखिए 622 ईस्वी होता है। कब? तो 622 ईस्वी होता है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। मोहम्मद साहब की मृत्यु, कहता है कि मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हो गई थी? तो 632 ईस्वी मदीना में हो गया था। उनके उत्तराधिकारी क्या कहलाए? तो खलीफा कहलाते हैं। उनके उत्तराधिकारी जो है खलीफा कहलाते हैं। और इनकी मृत्यु जो होती है वो 632 ईस्वी में कहाँ पे होती है? मदीना में होती है, ठीक है। और मक्का में इनका कहाँ पे होता है? जन्म होता है, ठीक है। कहता है कि इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा हो जाता है? तो इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ के बारे में बात करेंगे तो ये कुरान हो जाता है, ठीक है। अगला देखिए, कहता है कि ईसाई धर्म के संस्थापक कौन है भाई? तो ईसा मसीह हो जाते हैं। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह हो जाते हैं। और ईसाई धर्म का प्रमुख जो ग्रंथ है जिसको बाइबिल कहा जाता है, ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है? बाइबिल कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, कहता है कि ईसा मसीह का जन्म बताइए कहाँ पे हुआ था? तो देखिएगा ईसा मसीह का अगर जन्म के बारे में बात करेंगे तो पहली ईस्वी में होता है। कहाँ पे? बेथलहेम में हुआ था। और इन्हीं के मतलब जन्म के बाद ईसा पूर्व से ईस्वी हो जाता है, ठीक है। और ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया कब? तो 33 ईस्वी में रोमन गवर्नर पोटियस के द्वारा इनको सूली पे चढ़ाया गया। कब? तो रोमन गवर्नर पोटियस के द्वारा चढ़ाया गया है, 33 ईस्वी की बात है, ठीक है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला सवाल देखिए, कहता है कि पारसी धर्म के संस्थापक बताइए कौन हो जाते हैं? पारसी धर्म के संस्थापक देखिएगा ये पैगंबर जरथुष्ट्र हो जाते हैं। कौन? तो पारसी धर्म के संस्थापक हो जाते हैं पैगंबर जरथुष्ट्र हो जाते हैं। और दादा भाई नौरोजी का संबंध पारसी संप्रदाय से होता है, ठीक है।
पारसियों का धार्मिक ग्रंथ की बात में अगर बात करेंगे, इसको बोलते हैं जैद अवेस्ता बोला जाता है। ठीक है, जैद अवेस्ता बोला जाता है। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न इसमें कहता है कि 16 महाजनपदों की सूची मिलती है कहाँ पे? 16 महाजनपदों की सूची कहाँ पे मिलती है? तो बौद्ध ग्रंथ की बात करें तो बौद्ध ग्रंथ में अंगुत्तर निकाय हो जाता है, और जैन ग्रंथ की अगर बात करें तो भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। ठीक है, और देखिए अवंती अंग की राजधानी की बात कर दिया जाए, अवंती अंग की राजधानी की बात कर दिया जाए तो देखिएगा उज्जैन चंपा हो जाता है। ठीक है, कहाँ पे? अवंती अंग की राजधानी उज्जैन और चंपा हो जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखिए कौशल और मल की राजधानी कहता है कि कौशल की राजधानी कहाँ होता है? तो कौशल की राजधानी आपको श्रावस्ती हो जाएगा, और मल की राजधानी कहाँ पे हो जाएगा? तो कुशीनारा हो जाता है, जहाँ पे यहाँ पे देखिएगा जहाँ पे बुद्ध की क्या हो गया? महापरिनिर्वाण हो गया, उनकी वहीं पे मृत्यु हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। वत्स और सूरसेन की राजधानी कहता है, वत्स की राजधानी देखेंगे तो कौशाम्बी हो जाता है, वत्स का कौशाम्बी हो जाएगा, और सूरसेन की बात करेंगे तो इसका राजधानी आपको मथुरा हो जाता है। उसी तरीके से बज्जी की बात करेंगे तो इसकी राजधानी वैशाली हो जाता है, और गंधार की राजधानी आपको तक्षशिला हो जाता है। ठीक है, इसका राजधानी क्या हो जाएगा? तक्षशिला हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग, मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक कौन था भाई? देखिए कहता है कि मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक बृहद्रथ। ठीक है, और वास्तविक संस्थापक की बात करें तो ये हो जाते हैं कौन? बिंबिसार हो जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। कहता है कि मगध की प्रथम राजधानी बताइए कौन सा हो जाता है? इसको राजगिरी बोल सकते हैं, या राजगिरी भी बोल सकते हैं। यानी कि मगध की प्रथम राजधानी कौन सा है? तो राजगिरी हो जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। पूछा जाएगा कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन हो जाता है? तो हर्यक वंश का संस्थापक आपको बिंबिसार हो जाते हैं, और इनके पुत्र का नाम रहता है अजातशत्रु, जो बिंबिसार की हत्या करके उन्होंने गद्दी को प्राप्त किया था। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला देखिए अजातशत्रु या कुनुक की हत्या, ठीक है, किसने किया था? तो देखिएगा इसको भी पितृहंता के नाम से जाना जाता है। उदयन को जिसने पाटलिपुत्र की स्थापना किया था। ठीक है, किसने किया था? और ये हो जाता अजातशत्रु की हत्या किसने किया था? तो उदयन ने किया था। और पाटलिपुत्र की स्थापना की बात कर दिया जाए तो उदयन करता है, और पाटलिपुत्र बसा कहाँ पे है? तो गंगा सोन के संगम पर ये बसा हुआ है। कहाँ पे? तो देखिएगा ये गंगा सोन के संगम पे बसा हुआ है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल देखिए, कहता है हर्यक वंश का अंतिम राजा बताइए कौन हो जाता है? तो हर्यक वंश का अंतिम राजा देखेंगे यहाँ पे तो ये नागदशक हो जाते हैं। कौन होते हैं? तो नागदशक हो जाते हैं। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन हो जाता है? तो नागदशक हो जाते हैं। और ये हर्यक वंश के संस्थापक के बारे में बात करेंगे तो बिंबिसार होते हैं। बिंदुसार नहीं, बिंदुसार तो मौर्य वंश के सम्राट होते हैं, और चंद्रगुप्त तो मौर्य के पुत्र होते हैं, और अशोक सम्राट के पिता होते हैं। शिशुनाग वंश का संस्थापक देखिए शिशुनाग हो जाता है। ठीक है, और इसी शिशुनाग के हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश आता है, और यहीं का एक सम्राट है जिसका नाम है कालाशोक। याद रखिए कालाशोक। और कालाशोक ने द्वितीय बौद्ध संगीति आपको वैशाली में बुलाई थी। ठीक है, वैशाली में आयोजित किया था। किसने? कालाशोक ने। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। नंद वंश के संस्थापक के बारे में कहा जाए कि नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो महापद्म नंद हो जाते हैं। ठीक है, कौन हो जाते हैं? महापद्म नंद हो जाते हैं। याद रखिएगा। कहता है कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था भाई? तो यही घनानंद हो जाते हैं। घनानंद हो जाते हैं। पूछा जाता है कि सिकंदर महान के समय में समकालीन भारत का सम्राट कौन था? तो यही घनानंद था। और यही घनानंद ने चाणक्य को देशद्रोह के आरोप लगा करके समझिए कि बाहर निकाल दिया, देश से बाहर ही निकाल दिया। पहला सम्राट था जिसने ब्राह्मणों को देख नहीं चाहता था। ठीक है, और पहली बार इसकी शक्ति और इसकी समझिए कि समृद्धि इतनी ज़्यादा थी कि दुनिया का सबसे विशाल और सबसे प्रतापी जो विश्व विजेता की चाह और उम्मीद रखने वाला आदमी भी इस आदमी से डरता था। वो भारत के सम्राट थे। कौन? तो घनानंद हो जाते हैं। और इन्हीं के जो वंशज है वो मौर्य सम्राट के संस्थापक बनते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला हम लोग देखते हैं। भारत का प्रथम आक्रमण किया था
भारत पर प्रथम आक्रमण किसने किया था भाई? तो भारत पर प्रथम आक्रमण ईरानियों ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा, ईरानियों ने किया था भारत पर प्रथम आक्रमण। और बात यहाँ पे अष्टाध्यायी का लेखक कौन हो जाते हैं? तो अष्टाध्यायी का लेखक हो जाते हैं पाणिनि हो जाते हैं। ठीक है, कौन होते हैं? तो पाणिनि हो जाते हैं, याद रखिएगा। भारत का प्रथम सफल आक्रमण किया गया किसके द्वारा? तो डेरियस प्रथम के द्वारा किया गया। कब? तो 516 ईसा पूर्व की बात हो जाती है। भारत पर प्रथम सफल आक्रमण डेरियस प्रथम या द्वारा कहते हैं तो 516 ईसा पूर्व की बात हो जाती है। अगला देखते हैं हम लोग। देखिए अगला सवाल कहता है कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला यूनानी शासक कौन था भाई? ठीक है, तो ये देखिए यूनानी शासक सिकंदर हो जाते हैं। कब? तो 326 ईसा पूर्व की बात हो जाती है। ठीक है, 326 ईसा पूर्व की बात हो जाती है। अंततः बाद में उनको निराश होकर के 323 ईसा पूर्व में लौट जाना पड़ता है बेबीलोन के लिए। और जैसे ही बेबीलोन पहुंचते हैं तो पता चलता है कि वो रास्ते में ही मर चुके होते हैं, सिकंदर। ठीक है, और उस समय इनके गुरु के बारे में बात करेंगे तो अरिस्टोटल होते हैं। ठीक है, और भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु के नाम अगर देखेंगे तो यहाँ पे चाणक्य हो जाते हैं। सिकंदर का पिता जो फिलिप है, इनका जन्म हुआ था 356 ईसा पूर्व में, याद रखिएगा 356 ईसा पूर्व में। अगला देखिए, कहता है कि घनानंद के समकालीन कौन थे भाई? तो घनानंद के समकालीन कौन हो जाते हैं? तो ये देखिए सिकंदर महान है, यही है। सिकंदर महान की मृत्यु कब? तो 323 ईसा पूर्व में। कहाँ? तो बेबीलोन में हो जाता है। कहता है कि सेल्यूकस निकेटर कौन था भाई? तो सिकंदर का सेनापति था, याद रखिएगा, सिकंदर का सेनापति था। इसी सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में जब युद्ध होता है तो इसी युद्ध का परिणाम ये हार जाते हैं, सेल्यूकस हार जाते हैं। दोनों के बीच में संधि होती है। उस संधि को भारत के इतिहास में, प्राचीन भारत के इतिहास में पहला अंतरराष्ट्रीय संधि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इन्हीं ने ही यानी कि सेल्यूकस ने ही अपना एक राजदूत जो पाटलिपुत्र में भेजा था, ठीक है, जिसने इंडिका लिखी थी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। सिकंदर के गुरु देखिए, सिकंदर के गुरु अरस्तु हैं। ठीक है, और घोड़ा का नाम होता है किसका? सिकंदर का, जिसका नाम है बुकाफेला। सिकंदर के घोड़ा का नाम है बुकाफेला। ठीक है, सिकंदर और पोरस के बीच में युद्ध हुआ था और इस युद्ध को हाइडेस्पिस का युद्ध या झेलम का युद्ध या बितस्ता का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा, बहुत भी हो जाता है। ठीक है, सिकंदर और पोरस के बीच में जो युद्ध हुआ था उसको हाइडेस्पिस का युद्ध भी बोलते हैं, झेलम का युद्ध भी बोला जाता है और बितस्ता का युद्ध भी बोला जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला देखिए, कहता है कि मौर्य वंश की प्रचलित मुद्रा कौन थी भाई? कहता है कि मौर्य वंश की प्रचलित मुद्रा का नाम बताइए, तो पन हो जाता है। और कहता है कि मौर्य वंश का संस्थापक बताइए, तो कौन हो जाता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य हो जाता है। कौन हो जाएगा? तो चंद्रगुप्त मौर्य हो जाता है इसका संस्थापक। ठीक है, और बात सुदर्शन झील का निर्माण की अगर बात कर दिया जाए तो देखिएगा सुदर्शन झील का निर्माण आपको चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा होता है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा ली थी, किससे? तो भद्रबाहु से लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या लिया था? जैन धर्म की दीक्षा भद्रबाहु से लिया था, याद रखिएगा। अगला देखिएगा, कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री कौन थे भाई? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु या महामंत्री की बात कर दे या प्रधानमंत्री की बात कर दे तो ये चाणक्य हो जाते हैं इस समय। ठीक है, कौन होते हैं? तो चाणक्य हो जाते हैं। अगला देखिए, चाणक्य को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे विष्णुगुप्त भी कहा जाता है और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चाणक्य को विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। कहता है कि कौटिल्य रचित जो अर्थशास्त्र की पुस्तक संबंधित है, किससे संबंधित है? जैसे अर्थशास्त्र को किसने लिखा था? तो इसका रचनाकार कौटिल्य होते हैं, चाणक्य होते हैं या विष्णुगुप्त होते हैं। कहता है कि यह किस पे बेस्ड है, किस पे आधारित है? तो देखिए राजनीति से संबंधित है ये पुस्तक। ठीक है, याद रखिएगा। कहता है कि भारत का मैकियावेली कहा गया है किसको? भारत का मैकियावेली कहा गया है किसको? तो चाणक्य को कहा गया है, याद रखिएगा। भारत का मैकियावेली किसको कहा गया? तो चाणक्य को कहा गया है। कहता है कि मुद्रा राक्षस के नाटक के रचयिता कौन है भाई? बताइए, मुद्रा राक्षस का लेखक कौन हो जाते हैं? मुद्रा राक्षस का लेखक देखेंगे तो यहाँ पे विशाखदत्त हो जाते हैं, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारा।
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन हो जाते हैं? तो विशाख दत्त हो जाते हैं। और भारत का मैकियावेली के नाम से अगर देखेंगे तो चाणक्य को जाना जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। देखिए अगला सवाल है, कहता है यहाँ पे कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी कौन था भाई? तो देखिए ये मेगास्थनीज होता है, और ये जो मेगास्थनीज होता है सेल्यूकस निकेटर के राजदूत होता है, जो पाटलिपुत्र में आता है। और इसने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था इंडिका, और इंडिका में शासन, प्रशासन, समाज, अर्थव्यवस्था के बारे में आपको जानकारी मिलती है। ठीक है, अगला सवाल कहता है कि मेगास्थनीज कौन था भाई? तो ये सेल्यूकस निकेटर का कौन था? राजदूत हो जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। अगला सवाल देखिए, कहता है कि सेल्यूकस को पराजित किया था किसने? तो सेल्यूकस को कौन पराजित किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य हो जाता है। कब? तो 305 ईसा पूर्व से लेकर के 400, अगर 12 ईसा पूर्व देखेंगे तो इसमें आपको मिलेगा। ठीक है, किसने पराजित किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था। देखिए अगला सवाल हम लोग देखेंगे, कहता है कि भाई चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु की बात करेंगे तो 298 ईसा पूर्व होता है। कब? 298 ईसा पूर्व में। कहाँ पे? श्रवणबेलगोला में होता है, और उपवास के द्वारा होता है। देखिए कहा जाता है कि लगभग मगध में 12 वर्षों का काल पड़ा था, जिससे बहुत ही ज़्यादा हतोत्साहित होकर के उन्होंने जैन धर्म को स्वीकार कर लिया, और ये श्रवणबेलगोला चले जाते हैं। बात श्रवणबेलगोला का अगर है तो कहाँ पे स्थित है? तो ये कर्नाटक में हो जाता है। और उन्होंने यहाँ पे शालिखना और संथारा विधि से क्या करते हैं, ये लोग जिस तरह से जैन धर्म वाले उपवास कर लेते हैं, अपने शरीर को कष्ट देते हैं, ठीक है, नोचते हैं, बहुत सारा कष्ट ऐसा देते हैं, ठीक है, जिसके वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। और यही प्रक्रिया चंद्रगुप्त मौर्य भी अपनाए थे। ठीक है, कहता है कि श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा को किसने बनवाया था? श्रवणबेलगोला में अगर बात कर दिया जाए कि गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा को किसने बनवाया था, तो ये चामुंड राय ने बनवाया था। कब? तो 933 ईस्वी में बनाया था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला सवाल है, कहता है यहाँ पे कि चंद्रगुप्त मौर्य का, कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र या उत्तराधिकारी कौन बना भाई? तो ये होते हैं बिंदुसार हो जाते हैं, बिंदुसार। ठीक है, ये उत्तराधिकारी है बिंदुसार। कहता है कि अमित्रघात के रूप में प्रसिद्ध कौन था? अमित्रघात के नाम से जाना जाता था किसको? तो बिंदुसार को जाना जाता है अमित्रघात के नाम से। ठीक है, अमित्रघात के नाम से इनको जाना जाता है। और ये देखिएगा इनके समय में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि डायमिकस भारत यात्रा किसके समय में किया था? डायमिकस किसके समय में भारत आया था? तो ये देखिएगा बिंदुसार के समय में भारत आया था। और बिंदुसार किसका अनुयायी था? अगर बिंदुसार के बारे में पूछा जाए कि ये किसके अनुयायी थे, तो देखिए ये आजीवक संप्रदाय के अनुयायी हो जाते हैं। किसके? तो आजीवक संप्रदाय के अनुयायी हो जाते हैं, याद रखिएगा। अगला सवाल है, कहता है कि बिंदुसार का पुत्र या उसका उत्तराधिकारी कौन बनते हैं? तो यही अशोक सम्राट से अशोक महान हो जाते हैं, अशोक सम्राट। कहता है कि अशोक मगध की गद्दी पर कब बैठा था? तो 269 ईसा पूर्व की बात हो जाती है। कब? तो ये देखिए 269 ईसा पूर्व में उन्होंने गद्दी पर, मगध की गद्दी पर बैठा। ठीक है, और अशोक ने, कहता है कि अशोक ने धम्म स्वीकार किया था। कहता है यहाँ पे प्रश्न कि अशोक ने धम्म स्वीकार किया था कलिंग युद्ध के बाद। कब? 261 ईसा पूर्व में अशोक ने धम्म स्वीकार किया था। कब? कलिंग युद्ध के बाद 261 ईसा पूर्व में। अगला सवाल देखते हैं। अगला देखिए, कहता है यहाँ पे कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, कहता है कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। किसको? अपने बेटा और बेटी को भेजा था, अपना पुत्र और पुत्री को भेजा था, जिसका नाम है महेंद्र और पुत्री का नाम था संघमित्रा। अशोक ने अपने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। ठीक है, शिलालेख का प्रचलन प्रारंभ किसके समय में हुआ था? अगर शिलालेख का प्रचलन की बात कर दी जाए तो यह अशोक सम्राट के समय में यह प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, प्रश्न कहता है कि शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? अगर बात करें यहाँ पे तो शिलालेख में जो प्रयुक्त भाषा है ये किस भाषा में है? तो देखिए ये प्राकृत भाषा में हो जाता है। कौन से भाषा? तो प्राकृत भाषा में हो जाता है। अच्छा, एक चीज़ और भी है, अगर आप देखेंगे एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ा होगा तो जैसे माने कि बीपीएससी की तैयारी या यूपीएससी की तैयारी के पीरियड में सबसे इम्पॉर्टेंट बनता है कि आप पहले एनसीईआरटी का अध्ययन कर लें। तो एनसीईआरटी का जो अध्ययन आप किए होंगे तो इसमें बहुत सारी बातें आपको मिलती हैं। हमारे यहाँ स्पेशली
जो मतलब विशेष तौर पे अगर बात करें तो एनसीईआरटी का 6 क्लास से लेकर के 10+2 तक का एनसीईआरटी का क्लास चल रही है, जिसकी वैधता की बात करेंगे तो 1 वर्ष से ऑनलाइन क्लासेस है और उसका मात्र फीस 25 मतलब 100 है। और ये G20 के शुभ अवसर पे इसका फी बहुत कम कर दिया गया है। और इसको देखेंगे कि हम लोग जो इसको कराते हैं इसमें बहुत खास विशेषता है। जैसे खास विशेषता की बात करेंगे तो आपका प्रैक्टिस सेट भी यहाँ पे कराया जाएगा। इसमें कक्षा की बात करेंगे तो 500 से अधिक घंटों की कक्षा हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे स्ट्रक्चर और सिनोसिस सिखाया जाता है, जो आपको कहीं ना कहीं बीपीएससी और यूपीएससी के एग्ज़ाम में बहुत ही काम आता है। और जब भी आपको लगे कि हमें यूपीएससी में या बीपीएससी के संदर्भ में हमको ऑफिसर बनना है, तो सबसे पहले 5 से 6 महीने का तैयारी आप ज़रूर करके जाएं। किसी भी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करने के पहले आप ज़रूर एनसीईआरटी का अध्ययन करें, और अध्ययन करने के बाद जब आपका अध्ययन समाप्त हो जाता है उसके बाद आपका प्रारंभ होता है, रियल प्रारंभ होता है अब यूपीएससी और बीपीएससी का। तब आप आराम से 1 साल के अंदर में फाइट कर जाते हैं। नहीं तो आपका जो बहुत लंबा टाइम लगता है और किसी चीज़ को समझने में पूरी ज़िंदगी बीत जाएगी और पूरा ज़िंदगी लग जाता है, फिर आप न घर के रहते हैं ना घाट के रहते हैं। तो चलिए हम लोग अगला देखते हैं। खरोष्टी लिपि लिखी जाती है, खरोष्टी लिपि लिखी जाती है, ठीक है, दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती है। और ब्राह्मी लिपि की अगर बात कर दिया जाए तो ये बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है, ठीक है। अगला देखिएगा, कहता कि अशोक के शिलालेख, ठीक है, कहता है कि अशोक के शिलालेख जो संख्या 14 होता है, ठीक है, कि खोज सर्वप्रथम किसने किया था भाई? तो 1750 में टी फैनथेलर ने इसको खोजा था। 1750 में टी फैनथेलर ने खोजा था। कौन सा? तो देखिएगा 14वां जो शिलालेख है अशोक सम्राट को, इसी ने खोजा था। तो अशोक का सबसे लंबा जो स्तंभ है, सबसे लंबा स्तंभ वो हो जाता है आपका सातवां हो जाता है, याद रखिएगा। कहता कि अशोक के अभिलेख सर्वप्रथम किसने पढ़ा था भाई? सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिसेम्प हो जाते हैं। कब? तो जेम्स प्रिसेम्प हो जाते हैं और ये पढ़ते हैं 1837 ईस्वी में, याद रखिएगा, ठीक है, 1837 ईस्वी में ये पढ़ते हैं उसको। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ बताइए, अशोक का सबसे छोटा स्तंभ कौन सा हो जाता है? याद रखिएगा, छोटा स्तंभ ये रुमिनदेही का स्तंभ हो जाता है। किसका? तो रुमिनदेही का स्तंभ होता है, याद रखिएगा। 82 नंबर सवाल देखेंगे, कहता है कि अशोक का नाम अशोक है, इसका उल्लेख आपको कहाँ पे मिलता है? तो मास्की और गुर्जरा जो अभिलेख है उसी में मिलता है। अगर बात कर दे तो मास्की कहाँ पे है? तो आंध्र प्रदेश में, और गुर्जरा की बात कर दी जाए तो ये मध्य प्रदेश में है। और इसी अभिलेख में अशोक का नाम अशोक जो है वही मिलता है। अभिलेखों में अशोक को कहा गया है क्या? देवनाम प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है। किसकी? तो देवनाम प्रियदर्शी के नाम से। कितना खूबसूरत नाम है। पूरी दुनिया में उस समय इनको देवनाम प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है। उस समय कहा गया था कि उन्होंने सज धज करके अपने बीवी से जा कर के पूछा कि बताओ हम देखने में कैसे लग रहे हैं। तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो उनका शकल सूरत उतना खूबसूरत नहीं था। तो उनकी बीवी रियलिस्टिक बात बोल दी कि आप देखने में तो बिल्कुल भद्दे टाइप से लगते हैं, अच्छे नहीं लगते हैं। तब पता है उन्होंने क्या किया? उन्होंने तेजाब उसके चेहरे पर डलवा दिया। कहते हैं कि पूरी दुनिया हमें प्रियदर्शी के नाम से जानती है और तुम हमें ऐसे कह रही हो, ठीक है। तो सवाल ये हो जाता है। तो चलिए अगला हम लोग देखते हैं, प्रियदर्शी कहा जाता है इनको। अगला देखिए, कहता है कि अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। कहता है कि अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। कहाँ पे इसका उल्लेख मिलता है? तो भाबरू शिलालेख में मिलता है। कहाँ पे? भाबरू शिलालेख में। और ये भाबरू कहाँ पे है? तो राजस्थान में, याद रखिएगा। कहता है कि कलिंग युद्ध का वर्णन भाई किस शिलालेख में होता है? कलिंग युद्ध का, तो ये 13वां शिलालेख हो जाता है, याद रखिएगा, 13वां शिलालेख हो जाता है। यहाँ पे देखिए, कहता है कि सांची स्तूप का निर्माण किसने किया था? तो सांची स्तूप आपको मध्य प्रदेश में हो जाएगा। सांची कहाँ पे? तो मध्य प्रदेश में हो जाता है। और इसका निर्माण के बारे में बात करेंगे तो अशोक सम्राट ने इसका निर्माण करवाया था। भरहुत स्तूप जो है, भरहुत स्तूप जो मध्य प्रदेश में है, ये अशोककालीन स्तूप हो जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला देखिए, कहता है कि श्रीनगर की स्थापना बताइए किसने किया था? श्रीनगर की स्थापना किसने किया था? तो श्रीनगर की स्थापना अशोक सम्राट ने किया था। और अशोक की मृत्यु की बात कर दिया जाए तो 232 ईसा पूर्व में हो जाता है, ठीक है। ये अशोक सम्राट की मृत्यु 232 ईसा पूर्व में होता है। श्रीनगर की स्थापना बार बार पूछा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। ये अशोक सम्राट करवाते हैं, ठीक है। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था भाई?
मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन हो जाता है? तो ये देखिए बृहद्रथ हो जाते हैं। कौन? तो बृहद्रथ हो जाते हैं। इसी की हत्या कर देता है किसके द्वारा? एक सेनापति के द्वारा कर दिया जाता है, जिसका नाम रहता है पुष्यमित्र शुंग होता है। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग होता है। और यही व्यक्ति ब्राह्मण जो वंश था इसका स्थापना करता है और बौद्ध धर्म के विनाश के लिए बहुत सारा काम करता है। वहाँ से शुरू होता है बौद्ध धर्म का पतन, यहीं से इसी के माध्यम से शुरू हो जाता है। और ये शुंग वंश का स्थापना करता है। कौन? तो शुंग वंश का स्थापना कर देता है। ठीक है, सोचिए शुंग वंश की संस्थापना कौन करता है? तो पुष्यमित्र शुंग हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। शुंग शासकों की राजधानी कहाँ पे है? शुंग शासकों की राजधानी कहाँ पे थी? तो ये देखिए विदिशा हो जाता है। याद रखिए कहाँ पे? विदिशा। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेघ यज्ञ कराया था। कितना करवाया था? तो दो होता है। देखिए यहीं से शुरुआत होता है अश्वमेघ यज्ञ। पता नहीं कौन कौन सा यज्ञ शुरू होने लगता है इसी के समय में। ठीक है, तो देखिए पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेघ यज्ञ कराई थी। याद रखिएगा ये। ठीक है, बहुत ही VVI है, पूछा जाता है। कहता है कि महाभाष्य के रचयिता कौन है भाई? पूछा जाएगा कि महाभाष्य के लेखक कौन हो जाते हैं? तो महाभाष्य के रचयिता हो जाते हैं जिनका नाम है पतंजलि नाम होता है। कौन? तो पतंजलि होते हैं महाभाष्य के लेखक। कहता है कि शुंग वंश का अंतिम शासक कौन हो जाते हैं? तो देवभूति हो जाते हैं। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन हो जाता है? तो देवभूति होता है। और शुंग वंश का प्रथम जो शासक था, जो स्थापना करता है, वो है पुष्यमित्र शुंग हो जाता है। ठीक है, अगला देखिएगा। कहता है कि कण्व वंश का संस्थापक कौन है? तो कण्व वंश के संस्थापक देखिए वासुदेव को कहा जाता है। कण्व वंश का संस्थापक कौन है? वासुदेव है। और कण्व वंश का अंतिम शासक देखिए सुशर्मा हो जाता है। कण्व वंश का अंतिम शासक कौन हो जाता है? तो सुशर्मा हो जाएगा। और कण्व वंश का संस्थापक देखेंगे तो वासुदेव हो जाता है। और सातवाहन या आंध्र वंश का संस्थापन कौन हो जाता है? सिमुख हो जाता है। पूछा गया सवाल है सारा। सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक बताइए कौन हो जाते हैं? तो ये देखिए सिमुख हो जाएगा। अगर बात होता है कि कण्व वंश का संस्थापक तो वासुदेव हो जाएंगे। और अंतिम सम्राट के बारे में पूछा जाएगा तो ये सुशर्मा हो जाते हैं। और सातवाहन के बारे में पूछा जाए तो ये सिमुख हो जाते हैं। याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखिएगा। कहता है कि सातवाहन वंश के महानतम सम्राट बताइए कौन सा होता है? तो देखिए हर बच्चों का नाम अपने माँ के नाम के साथ जुड़ा रहता है। और यही वजह है कि सातवाहन वंश के क्या कहते हैं? मातृ प्रधान समाज बोलते हैं। मातृ प्रधान समाज बोलते हैं। अभी तो सीधे लोग पूछता है कि तुम्हारे पिता का नाम क्या है, उस समय सीधे पूछता है कि तुम्हारे माता का नाम क्या है। ठीक है, इसलिए ये लोग जोड़ देता है। सातवाहन वंश का राजधानी कहाँ? प्रतिष्ठान है। प्रतिष्ठान कहाँ पे? तो महाराष्ट्र में। वहाँ का सबसे महानतम सम्राट क्या नाम है? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी। देखिए गौतमी पुत्र कौन? सातकर्णी। ठीक है, गौतमी पुत्र सातकर्णी। और एक तरह से मातृ प्रधान समाज ये दिखता है। और दूसरा अगर बात करें तो देखिएगा हड़प्पा सभ्यता में दिखता है। कहाँ पे? हड़प्पा सभ्यता में। और याद रखिएगा जहाँ पे महिलाओं की समाज में प्रतिष्ठा सबसे ज़्यादा सर्वोच्च होगी वो समाज दुनिया का सबसे बेहतरीन समाज माना जाएगा। ठीक है, और आप देख भी सकते हैं अगर हड़प्पा सभ्यता के बारे में आपने पढ़ा होगा, हड़प्पा सभ्यता के संस्कृतियों के बारे में आपने पढ़ा होगा तो कितना डेवलप था। आज के टोक्यो, शंघाई, वाशिंगटन ऐसे देश की तुलना भी उस समय के समझिए कि सभ्यताओं में नहीं किया जा सकता था। और उस समय सबसे ज़्यादा प्रमुख, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो स्थान था महिलाओं का था। ठीक है, और ये बात करें हम लोग जो दक्षिण भारत में हम लोग पढ़ते हैं सातवाहन वंश की, जो सबसे ज़्यादा मातृ प्रधान के नाम से जानते हैं। और सातवाहन में देखेंगे कि यहाँ पे भी महिलाओं को सबसे ज़्यादा मान और सम्मान दिया गया। अगर बात करें हम लोग तो महिलाओं को सबसे ज़्यादा सम्मान और प्रतिष्ठा आपको जनजातीय समाज में दिया जाता है सबसे ज़्यादा। चलिए बहुत सारा मिलेगा जो भारत में भी है और भारत में नहीं भी है। बहुत ही दोनों तरीके का चीज़ दिखता है। कहता है कि सीसा का सिक्का किसने चलवाया था भाई? कहता है कि सीसा का सिक्का किसने चलवाया था? तो देखिए सातवाहनों ने चलवाया था। किसने? सिक्का का सीसा किसने चलवाया था? तो सातवाहनों ने चलवाया था। और सबसे बड़ी बात ये क्या थी कि ब्राह्मणों को सबसे पहला जो दान देने, भिक्षा देने, जिसको हम लोग भिक्षा मतलब भीख देना, भिक्षावृत्ति की प्रारंभ जो होती है यही सातवाहनों के द्वारा ही प्रारंभ हो जाता है। ब्राह्मणों को दान देने का जो प्रथम जो परंपरा थी इसी ने प्रारंभ किया था। भूमि दान देने की परंपरा, याद रखिएगा भूमि दान देने की परंपरा जो थी, जो ट्रेडिशन था, इसी के समय में शुरुआत हुआ
किसके समय में? तो सातवाहनों के समय में, याद रखिएगा। और सातवाहनों ने सीसा का सिक्का चलाया। सीसा का जो सिक्का चलाया ये बार बार पूछा जाता है। सीसा का सिक्का सर्वप्रथम किसने चलाया? तो याद रखिएगा ये सातवाहनों के द्वारा प्रारंभ किया गया। और सातवाहनों के द्वारा ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा भी प्रारंभ किया गया। कहता है कि सातवाहनों की भाषा क्या थी भाई? तो प्राकृत और ब्राह्मी हो जाता है। कहता है कि हाथी घूपा अभिलेख उत्कीर्ण करवाया था किसने? तो कलिंग नरेश खारवेल जो होते हैं उन्हीं ने हाथी गुफा शिलालेख का उत्कीर्ण करवाया था, याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। अगला देखिए, कहता है यहाँ पे कि भारत पर आक्रमण करने वाला विदेशी थे। कहता है कि भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी कौन कौन थे? तो हिंद यूनानी हो जाएंगे, शक पहलव और कुषाण हो जाते हैं। कौन? शक पहलव और कुषाण हो जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। कहता है कि भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी कौन थे? हिंद यूनानी, शक पहलव और कुषाण होते हैं। कहता है कि भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किसने किया था? याद रखिएगा, बहुत ही वीवीआई है, बहुत ही आपका वीवीआई हो जाता है। कहता है कि भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाला कौन था? तो हिंद यूनानी, जिसको ग्रीक बोलते हैं, ग्रीक शासकों ने इसको प्रारंभ किया था, जिसको हिंद यूनानी के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल देखिए, कहता है कि भारत आने वाला प्रथम यवन कौन था भाई? कहता है कि भारत आने वाला प्रथम यवन कौन हो जाता है? तो देखिए डेमेट्रियस नाम होता है इसका, डेमेट्रियस। क्या नाम रहता है? डेमेट्रियस नाम रहता है। कहता है कि प्रमुख हिंद यूनानी शासक कौन था? तो मिनांडर हो जाता है। प्रमुख हिंद यूनानी शासक मिनांडर होता है। और मिनांडर को किसने हराया था? पुष्यमित्र शुंग ने। याद रखिए, मिनांडर को किसने हराया? तो पुष्यमित्र शुंग ने हराया। और कहता है कि प्रमुख हिंद यूनानी शासक कौन था? तो मिनांडर हो जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। कहता है यहाँ पे कि मिलिंद पन्हो का लेखक कौन है? मिलिंद पन्हो जो ग्रंथ है उसका रचना कौन करता है? तो ये नागसेन के द्वारा होता है। मिलिंद पन्हो जो ग्रंथ है उसकी रचना कौन करता है? तो देखिए नागसेन के द्वारा होता है। यूनानियों के बाद भारत कौन आया था? यूनानियों के बाद भारत आपको कौन आया था? तो शक आया था। ठीक है, और शकों का सबसे प्रतापी सम्राट के बारे में अगर बात किया जाए तो ये रुद्रदामन हो जाते हैं। और ये रुद्रदामन भी सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाते हैं। किसका? तो सुदर्शन झील का भी पुनर्निर्माण करवाते हैं, याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने किया था? तो देखिएगा ये आपके हो जाते हैं कौन? तो रुद्रदामन हो जाते हैं। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका सवाल है, संस्कृत में जारी पहला अभिलेख कहता है। संस्कृत में जारी पहला कौन सा? तो देखिएगा संस्कृत में, याद रखिएगा, पहला अभिलेख जो है जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख कहा जाता है। किसका है भाई? तो ये रुद्रदामन हो जाता है। रुद्रदामन कौन सा सम्राट है? तो याद रखिएगा शक शासक है ये। कौन सा? तो शक शासक है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखिएगा 14 देखते हैं। कहता है कि कुषाण वंश का संस्थापक कौन था भाई? कुषाण वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? तो ये देखिएगा ये होता है आपको कुजुल कडफिसस नाम रहता है। क्या नाम रहता है? अगर कुषाण वंश के बारे में देखा जाए तो कुषाण वंश का संस्थापक कौन रहता है? कुजुल कडफिसस इसको बोला जाता है। कहता है कि कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन होता है? तो ये कनिष्क होता है। ठीक है, कौन रहता है? तो कनिष्क हो जाता है। और कनिष्क के समय में ही देखेंगे तो कश्मीर में जो कुंडल वन का क्षेत्र रहता है वहीं पे चौथा बौद्ध संगीति का आयोजन ये करवाता है। और ये महायान बौद्ध धर्म से संबंधित होता है। कहता है कि कनिष्क की पहली राजधानी बताइए कहाँ पे थी? तो पहली राजधानी की बात करेंगे तो ये पुरुषपुर हो जाती है। याद रखिए, बहुत वीवीआई है। ये जो पुरुषपुर है, पुरुषपुर राजधानी हो जाती है किसका? कनिष्क का। पहली राजधानी कहाँ पे? पुरुषपुर में। और बात अगर दूसरी की हो जाए तो ये मथुरा में हो जाता है। कनिष्क या कुषाणों की जो दूसरी राजधानी होता है कहाँ पे? तो मथुरा में हो जाता है। कनिष्क के दरबारी कौन थे भाई? कनिष्क के दरबारी में कौन थे? ये देखिएगा कनिष्क के दरबार में देखिएगा ये नागार्जुन हो जाते हैं, अश्वघोष हो जाएंगे, वसुमित्र हो जाते हैं, चरक हो जाते हैं, जिसने चरक संहिता का निर्माण किया था, चरक संहिता लिखा था। याद रखिए ये जितने भी नाम है सबको याद कर लीजिए। कनिष्क के दरबार में कौन कौन रहते थे? तो नागार्जुन हो जाते हैं। उसके बाद देखिए अश्वघोष हो जाते हैं, वसुमित्र होते हैं और चरक होते हैं। याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखिएगा। अगला देखिए कहता है कि कांची के कैलाश मंदिर, कहता है कि कांची के कैलाश मंदिर तथा महाबलीपुरम के तट मंदिर का निर्माण किसने करवाया था?
तो कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण अगर पूछ दे तो कौन हो जाता है, तो नरसिंह वर्मन हो जाते हैं। महाबलीपुरम के तट पे मंदिर का निर्माण उन्होंने किसने करवाया, तो महाबलीपुरम की बात अगर कर दिया जाए तो किसने करवाया, तो नरसिंह वर्मन हो जाते हैं। और याद रखिएगा वातापी के चालुक्य का संस्थापन कौन हो जाते हैं, तो यहाँ पूछता है वातापी के चालुक्य। ठीक है, वातापी के चालुक्य के अगर बारे में देखेंगे तो इसका जो संस्थापक है जिसका नाम है जयसिंह हो जाता है। वातापी के चालुक्य के बारे में अगर कहा जाएगा, सबका अलग अलग है। वातापी के चालुक्य का संस्थापक कौन, तो जयसिंह हो जाते हैं। याद रखिएगा क्या नाम रहता है इनका, तो जयसिंह नाम रहता है इनका। कहता है कि वातापी या बादामी के चालुक्य की राजधानी के बारे में अगर पूछा जाए, कहता है कि वातापी या बादामी के चालुक्य, ठीक है, का महान शासक बताइए कौन हो जाते हैं, तो ये नाम पुलकेशिन द्वितीय का आता है। पुलकेशिन द्वितीय बहुत ही महान और सम्राट शासक होते हैं। वातामी बादामी के चालुक्य, इसकी राजधानी आपको कहाँ पे, वातापी होता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए, कहता है पुलकेशिन से संबंधित, कहता है पुलकेशिन से संबंधित जानकारी कहाँ पे मिलती है, तो रवि कीर्ति का जो अभिलेख है जिसको एहोल अभिलेख के नाम से जानते हैं, रवि कीर्ति का एहोल अभिलेख है। और एहोल अभिलेख की बात किया जाए तो ये कर्नाटक में मिलता है एहोल। और इसका कौन सा मतलब जो जैसे रवि कीर्ति के जो एहोल है ये कहाँ से मिलता है, तो कर्नाटक से मिलता है एहोल अभिलेख। और पूछा जाता है कि भाई इसका जानकारी का सोर्स क्या हो जाता है, तो देखिएगा पुलकेशिन जो से संबंधित इनकी जानकारी मिलती है। याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, कहता है कि पुलकेशिन द्वितीय को किसने हराया था। पुलकेशिन द्वितीय को कौन हराया भाई, पुलकेशिन द्वितीय को, तो देखिए कहता है कि नरसिंह वर्मन ने इनको हराया था। किसने, तो नरसिंह वर्मन ने हराया था। और पूछा जा सकता है कि वेंगी के चालुक्य का संस्थापक कौन हो जाता है, तो वेंगी के चालुक्य का संस्थापक आपको विष्णुवर्धन हो जाता है। कौन, विष्णुवर्धन। और होयसल वंश का संस्थापक कौन होता है, तो ये भी आपको विष्णुवर्धन ही मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला देखिए, कहता है कि होयसल वंश की राजधानी बताइए कहाँ पे हो जाता है। होयसल वंश की राजधानी की बात करेंगे तो ये द्वार समुद्र हो जाता है। कहाँ पे, तो द्वार समुद्र हो जाता है। कहता है कि द्वार समुद्र का अन्य नाम बताइए, तो हेलेविड होता है, मतलब कर्नाटक। द्वार समुद्र का अन्य नाम क्या हो जाता है, हेलेविड, जिसको कर्नाटक से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला देखिए, कहता है कि होयसल वंश का अंतिम शासक बताइए कौन हो जाता है। होयसल वंश का अंतिम शासक कौन हो जाता है, तो देखिए बलाल हो जाएगा। कौन, बलाल हो जाता है। कहता है कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था, दंती दुर्ग हो जाता है, पूछा जाता है। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन हो जाता है, तो दंती दुर्ग हो जाएगा। और कहता है कि राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कौन थी, तो मान्यखेत हो जाएगी। याद रखिएगा। ठीक है, मान्यखेत हो जाता है। दंती दुर्ग कौन होता है, तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक। और मान्यखेत की बात करें तो राष्ट्रकूट वंश का राजधानी हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है कि एलोरा व एलिफेंटा का निर्माण किसने करवाया था। एलोरा गुफा, एलिफेंटा गुफा का निर्माण किसने करवाया था, किसके समय में हुआ था, तो राष्ट्रकूटों के समय में हुआ था। कहता है कि अजंता एवं एलोरा गुफा कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। कहता है कि अजंता एवं एलोरा का गुफा कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में होता है। पूछा जा सकता है कि बताइए एलोरा और एलिफेंटा का निर्माण किसके समय में हुआ था, तो राष्ट्रकूटों के समय में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे कहता है कि एलोरा की कैलाश मंदिर, कहता है कि एलोरा का कैलाश मंदिर जो द्रविड़ शैली में थी। कैलाश मंदिर की बात करें तो देखिए कहता है द्रविड़ शैली में थी, का निर्माण किसने करवाया था भाई, तो राष्ट्रकूट का शासक था जिसको क्या बोलते हैं, कृष्ण ने करवाया था। ठीक है, एलोरा के कैलाश मंदिर की बात करें तो ये द्रविड़ शैली में होता है जिसका निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण ने करवाया था। आगे कहता है कि राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक बताइए कौन होता है, अंतिम शासक बताइए कौन होता है, तो कृष्ण द्वितीय हो जाता है। राष्ट्रकूट वंश का कौन होता है अंतिम शासक, तो कृष्ण द्वितीय हो जाता है। और संस्थापक की बात करें तो कौन हो जाता है, दंती दुर्ग हो जाता है। याद रखिएगा ये। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। चलिए अगला देखते हैं। कहता है कि कल्याणी के चालुक्य वंश, कौन सा, तो कहता है कि कल्याणी के चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे भाई, किसका, तो कल्याणी के चालुक्य वंश का स्थापना किसने किया, तैलप ने किया। अगर बात कर दे कि इसकी राजधानी क्या हो कहाँ पे हो जाएगी, किसका, चालुक्य का, कहाँ पे, तो मान्यखेत हो जाएगा। किसका, याद रखिएगा, कल्याणी की जो चालुक्य वंश की स्थापना पूछेगा, कल्याणी का, वातापी बादामी ये नहीं पूछेगा।
अगर पूछता है कल्याणी, ये सब चीज़ें पॉइंट पे याद रखिएगा कि कल्याणी के चालुक्य वंश का स्थापना तैलप ने किया था, जिसकी राजधानी मान्यखेत थी। ठीक है, चोल वंश का संस्थापक कौन है भाई? तो विद्यालय हो जाता है। अगर चोल को जरूर पढ़ लीजिएगा, बहुत ही वीवीआई हो जाता है। चोला से निश्चित तौर पे प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, चोल वंश से देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, कहता है यहाँ पे कि चोल वंश की राजधानी बताइए कौन हो जाता है? तो चोल वंश की राजधानी देखेंगे तंजौर और तंजावुर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। चोल वंश का प्रमुख राजा कौन था भाई? चोल वंश का प्रमुख राजा कौन था? तो राज हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? तो राज हो जाएंगे। तंजौर के बृहदेश्वर के शिव मंदिर को बनवाया था किसने? तो राजराज प्रथम ने बनवाया था। किसने? राजराज प्रथम ने बनवाया था। तंजौर के बृहदेश्वर यानी कि राजराजेश्वर के शिव मंदिर का निर्माण किसने किया? तो राजराज प्रथम ने किया। ठीक है, देखिए ये वाला देखिएगा, कहता है कि नटराज की कांस्य मूर्ति, आप G20 देखे होंगे तो देखिए बहुत शानदार और बहुत बेहतरीन तरीके से नटराज की मूर्ति लगाई गई थी, और इसका संबंध आपको यही चोल काल से ही होता है। और चोल काल में काष्ठ मूर्तियों के लिए ही बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध था, और जो नटराज की मूर्तियां हैं वो काष्ठ कला की सबसे प्रसिद्ध मूर्तियां हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला कहता है कि मंदिर निर्माण कला में, यहाँ पे कहता है कि मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन हुआ था किसके समय में? याद रखिएगा, विमान शैली का। बहुत वीवीआई ये कहता है कि मंदिर निर्माण कला के क्षेत्र में विमान शैली का निर्माण किसके समय में हुआ था? किसके समय में ये प्रचलन हो गई थी? तो ये चोल वंश के शासनकाल में होता है। किसके समय में? तो चोल वंश के शासनकाल में होता है, याद रखिएगा। अगला सवाल कहता है कि गैंडे कोडचोलम, कहता है कि गैंगे कोडचोल कहा जाता है भाई, किसको कहा जाता है? गैंगे कोडचोल किसको कहा जाता है? तो राजेंद्र को कहा जाता है। कहता है कि पाल वंश का संस्थापक बताइए। बिहार का बीपीएससी एग्जाम दे रहे हैं तो पाल वंश जरूर बढ़िया से रिवाइज करके जाइएगा। पाल वंश का संस्थापक कौन है भाई? तो गोपाल हो जाते हैं। कौन हो जाएंगे? तो गोपाल हो जाते हैं। और पाल वंश का प्रतापी सम्राट के बारे में अगर बात करेंगे तो देखिएगा ये हो जाते हैं आपको धर्मपाल हो जाएंगे। पाल वंश के जो है संस्थापक कौन हो जाते हैं? तो पाल वंश के संस्थापक देखेंगे तो गोपाल हो जाएंगे। और कहता है कि पाल वंश का सबसे प्रतापी सम्राट कौन हो जाता है? तो धर्मपाल हो जाता है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो भागलपुर में स्थित है, किसने बनवाया था? तो धर्मपाल ने बनवाया था। और ये बीपीएससी में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। और इसका निर्माण अगर देखेंगे तो 770 से 810 ईस्वी के मध्य में होता है। ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कौन कराता है? तो ये धर्मपाल हो जाता है, याद रखिएगा। पाल वंश का प्रतापी सम्राट कौन होता है? तो देखिए धर्मपाल हो जाता है। ठीक है, अगर आप मेंस में देखेंगे तो मेंस में यहाँ से एक प्रश्न आता है, पाल कला के बारे में पूछता है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला सवाल कहता है कि पाल वंश का अंतिम शासक कौन हो जाता है? पाल वंश का अंतिम शासक आपको मदन पाल हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला सवाल कहता है कि हिंदी में अपना अभिलेख उत्कीर्ण कराने वाला प्रथम राजवंश कौन था? किसमें? तो हिंदी में अपना अभिलेख उत्कीर्ण कराने वाला प्रथम राजवंश आपको सेन वंश था। सेन वंश का अंतिम शासक कौन हो जाता है? तो ये आपको हो जाएगा लक्ष्मण सेन हो जाते हैं। सेन वंश का अंतिम शासक लक्ष्मण सेन हो जाते हैं। ठीक है, बंगाल का कहता है, बंगाल का अंतिम हिंदू शासक बताइए। बंगाल का अंतिम हिंदू शासक कौन? लक्ष्मण सेन हो जाएंगे। और कहता है कि लक्ष्मण सेन के दरबार के विद्वान कौन थे भाई? तो जयदेव हो जाते हैं। कौन? जयदेव हो जाते हैं। और गीत गोविंद की रचना आपको जयदेव ने किया है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, गीत गोविंद की रचना कौन किया है? तो जयदेव ने किया है। ठीक है, अगला देखिए, कहता है यहाँ पे कहता है कि एक हर्ष का दरबारी कवि कौन था? हर्ष का दरबारी कवि कौन था? तो कलहन हो जाते हैं। हर्ष का दरबारी कवि कौन था? तो कलहन हो जाते हैं। कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो कलहन के द्वारा लिखा गया राज तरंगिणी से मिलती है, जो बहुत ही वीवीआई है बीपीएससी के लिए। ठीक है, बहुत ही वीवीआई हो जाता है। कहता है कि गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था भाई? कहता है कि गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक बताइए कौन हो जाता है? तो नागभट्ट प्रथम हो जाएंगे। कहता है कि दिल्ली नगर की स्थापना किसने किया था? तो तोमर अनंगपाल ने किया था। ठीक है, दिल्ली नगर की स्थापना तोमर अनंगपाल ने किया था, याद रखिएगा। अगला सवाल है, कहता है यहाँ पे कि 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में जयचंद को मार डाला था किसने?
तो मोहम्मद गोरी ने मार डाला था। 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था, किसके किसके बीच में? तो देखिए मोहम्मद गोरी थी और जयचंद थे, जिसमें ये हार गए थे, याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, कहता है कि चौहान वंश का संस्थापक कौन थे भाई? कहता है यहाँ पे चौहान वंश के संस्थापक देखिए ये वासुदेव हो जाते हैं। कौन वासुदेव हो जाते हैं? चौहान वंश का अंतिम शासक पूछता है तो पृथ्वीराज तृतीय हो जाते हैं। ठीक है, कौन हो जाते हैं? चौहान वंश का संस्थापक देखेंगे तो वासुदेव हो जाएंगे, और चौहान वंश का अंतिम शासक अगर देखेंगे तो पृथ्वीराज तृतीय हो जाते हैं। अगला सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे कि पृथ्वीराज चौहान का राज्य कवि कौन थे? तो ये चंद्रवरदाई हो जाते हैं। और पृथ्वीराज रासों की रचना किसने किया? तो यही चंद्रवरदाई के द्वारा किया जाता है। ठीक है, कहता है कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया था, कब? तो ये देखिए 1191 ईस्वी होता है, तराइन के प्रथम युद्ध में इनको हराया गया था। तराइन के प्रथम युद्ध में इनको हराया गया था। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को कब हराया? तो 1191 का जो तराइन का युद्ध देखते हैं उसमें ये हार जाते हैं। ठीक है, मोहम्मद गोरी, लेकिन द्वितीय में क्या होता है? ये जीत जाता है। देखिए चंदेल वंश का संस्थापक देखेंगे तो कौन होता है? नन्नुक हो जाता है। चंदेल वंश का संस्थापक देखेंगे तो ये कौन हो जाता है? नन्नुक हो जाता है। और खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने किया? तो पूछा जाता है किसने? तो चंदेलों ने किया था, धंग ने इसका निर्माण करवाया था। किसका? खजुराहो मंदिर का। ठीक है, और चंदेल वंश का सबसे प्रतापी सम्राट के बारे में बात करेंगे तो इनका नाम यशोवर्मन रहता है, याद रखिएगा। कौन? यशोवर्मन रहता है। चंदेल वंश का, कहता है कि चंदेल वंश का आखिरी शासक कौन था भाई? तो चंदेल वंश का आखिरी शासक कौन रहता है? ये परमल नाम रहता है इनका। कौन सा? तो परमल नाम रहता है इनका। ठीक है, परमल नाम हो जाता है। और कहता है कि सोलंकी वंश का संस्थापक कौन हो जाते हैं? तो मूलराज प्रथम हो जाते हैं। कौन? सोलंकी वंश का संस्थापक आपको मूलराज प्रथम हो जाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल है, कहता है कि सोलंकी वंश के प्रमुख शासक आपको भीम प्रथम, सोलंकी वंश के प्रमुख शासक आपको भीम प्रथम हो जाते हैं। और महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। किसके समय में? तो भीम प्रथम के शासनकाल में। किसके समय में? तो देखिए भीम प्रथम के शासनकाल में करते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, कहता है कि दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर को किसने बनवाया था? पूछा जा सकता है कि दिलवाड़ा के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो भीम प्रथम के समय में हुआ था। किसके द्वारा? सामंत बिमल शाह ने किया था। सामंत बिमल शाह ने। कहता है कि मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ में विजय स्तंभ को किसने बनवाया था? कहता है यहाँ पे कि मेवाड़ की राजधानी कहाँ पे? तो चित्तौड़ में। कौन सा? तो विजय स्तंभ को किसने बनवाया था? तो राणा कुंभा ने बनवाया था। कब? तो 1448 ईस्वी में, याद रखिएगा। 1448 ईस्वी में इसको बनवाया गया था। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये सेशन है ये समाप्त हो जाता है। प्राचीन भारत का एकदम महत्वपूर्ण, जहाँ से बार बार प्रश्न पूछने की संभावना बन जाती है, पूछा भी जाता है, ये आपका सेशन है। और ये सेशन हम टोटल आपको समझिए कि एक रिवाइज अच्छा से करा देते हैं। ठीक है, और आप लोग फटाफट इसका रिवाइज करते जाएं। और अभी भी टाइम है आपके पास रिवीजन और प्रैक्टिस सेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा करें। अभी आपके पास अच्छा टाइम है, तो इस सेशन को थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करेंगे, साथ ही संगियों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।